दैनिक पाठ योजना है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जो डेली लेसन प्लान है आप कैसे बनाओगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हेडिंग है दैनिक पाठ योजना को प्रति दिवसीय पाठ योजना भी बोलते हैं। विस्तृत पाठ सूत्र क्रम यानी ये पूरा एक तरह से प्रारूप नहीं है, ये क्या है, प्रारूप नहीं है, ये क्या है, विस्तृत पाठ सूत्र क्रम यानी पूरा एक तरह से विस्तृत रूप से दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले दिनांक जो डेट है वो लिखोगे, यहाँ कक्षा लिखोगे, इधर कालांश कौन सा पढ़ाओगे, ठीक है वो लिखोगे। उसके बाद विद्यालय का नाम, ठीक है, विषय कौन सा पढ़ा रहे हो वो विषय लिख दोगे। फिर आपका जो पाठ का नंबर है, कौन सा पाठ पढ़ा रहे हो। फिर प्रस्तुत पाठ से अब तक पढ़ाए गए पाठों की कुल संख्या यानी कितने पाठ आप पढ़ा चुके हैं, 10 पढ़ा चुके हैं, 20 पढ़ा चुके हैं, या पहला स्टार्ट करो तो पहला लिखे 1 नंबर लिख देना। फिर पाठ्य प्रकरण यानी प्रकरण कौन सा पढ़ा रहे हो, उसका नाम लिख दिया अल्लेख। ठीक है, फिर उद्देश्य इधर लिखिए, उधर आपके अपेक्षित व्यवहार का परिवर्तन आ गया। यानी उद्देश्य जो विशेष उद्देश्य आपकी ज्ञान कौशल अभिरुचि अभिवृद्धि। ठीक है, इधर आपके अपेक्षित जो व्यवहार में परिवर्तन है यानी व्यवहार में परिवर्तन यानी व्यवहार में बदलाव क्या हो गया, सीखना हो गया। ठीक है, और अपेक्षित यानी जो आप चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो चीज यहाँ पर आप लिखो। ठीक है, यानी जो उद्देश्य से संबंधित होंगी। पहला है ज्ञान। ज्ञान में देखो विद्यार्थी अनियमों, ठीक है, जो आपको प्रकरण से संबंधित के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष स्मरण कर सके। पहला है आपका अलिंगों का अर्थ, ये आपके क्या होंगे, शिक्षण बिंदु जाएंगे। अलिंगों की विशेषता और भारत पर अलिंगों का प्रभाव। फिर है अवबोध। देखिए अवबोध में विद्यार्थी अलिंगों का अर्थ स्पष्ट करेंगे, क्या करेंगे, अर्थ स्पष्ट करेंगे। विद्यार्थी अलिंगों की विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे, या स्पष्ट करना हो, व्याख्या करना क्या हो गया, अवबोध में शामिल। फिर एक ज्ञान का उपयोग, ज्ञानपूर्ण। विद्यार्थी भारत पर अलिंगों के प्रभाव पर निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित कर सके। फिर विद्यार्थी अलिंग प्रभाव से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे, यानी ज्ञान का उपयोग किसमें करेंगे, वो दैनिक जीवन में करेंगे ज्ञान उपयोग। ठीक है, फिर क्वेश्चन, विद्यार्थी अलिंग प्रभाव को मानचित्र में, ठीक है, विश्व का जो मानचित्र उसके अंदर वो दर्शा सकेंगे, यानी प्रदर्शित कर सकेंगे, क्षमता विकसित कर सकेंगे। ठीक है, क्षमता विकसित हो जाएगी मानचित्र बनाने की। फिर विद्यार्थी अलिंगों की विशेषताओं को चार्ट के माध्यम से यानी प्रदर्शित कर सकेंगे, यानी चार्ट बनाकर उसको प्रदर्शन करेंगे, किसका, अलिंगों प्रभाव की विशेषताओं का। फिर अभिरुचि, यानी उनके अंदर रुचि क्या जागृत होगी। देखिए विद्यार्थी भारत पर अलिंग प्रभाव के बारे में रुचि जागृत कर सकेंगे, यानी उनके अंदर रुचि जाएगी कि भाई अलिंग का जो प्रभाव है भारत पर क्या हो रहा है उसके बारे में उनके अंदर रुचि जागृत हो जाएगी। फिर है दूसरी जो रुचि है अभिरुचि, विद्यार्थी अलिंगों के अर्थ विशेषताओं का ज्ञान अन्य पत्र पत्रिकाओं से ले सकेंगे, यानी उनके रुचि जागृत हो जाएगी तो अतिरिक्त ज्ञान के लिए क्या करेंगे, दूसरी किताबें दूसरी पुस्तकें का प्रयोग करेंगे अलिंग प्रभाव के बारे में जानने के लिए। फिर है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति देखो यानी दृष्टिकोण उनका कैसा हो जाएगा, विद्यार्थियों में अलिंगों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कैसा दृष्टिकोण होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। फिर विद्यार्थियों में भारत पर अलिंग प्रभाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा, यानी वो सकारात्मक दृष्टिकोण से उसको देखेंगे, इसको अलिंग प्रभाव को। ठीक है, यानी अलिंग प्रभाव के कारण एक बार तो क्या हो जाएगा, आकार बढ़ जाएगा, फिर लाल इल्म आएगा तो वर्ष आ जाएगा। ठीक है, दैनिक पाठ योजना में उद्देश्यों को लिखने के बाद जो अगला टॉपिक है आपका वो आएगा सहायक सामग्री, यानी आप क्या सहायक सामग्री लोगे इसको पढ़ाने, यानी अलिंग का जो विश्व मानचित्र में क्या है स्थान में उसका हमने क्या किया, एक चित्र लिया है, मानचित्र लिया। फिर कक्षा उपयोगी सामग्री जिसमें चौक डस्टर आपका लपेट प्लग वो सब आएगा, या फिर पॉइंटर आप ले रहे हो वो भी आ जाएगा। फिर शिक्षण विधि कौन सी ले रहे हो, प्रश्नोत्तर विधि है, व्याख्यान विधि। फिर पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान यानी विद्यार्थी अलिंगों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, उन्होंने कहीं से सुना है, पत्रिकाओं में पढ़ा है, थोड़ा बहुत उनको ज्ञान है इसके बारे में, अलिंगों के बारे में उनको ज्ञान। फिर प्रस्तावना प्रश्न जिसको उत्प्रेरणात्मक उपक्रम भी हम कह सकते हैं, या फिर पाठों की स्थापना भी बोल सकते हैं।
तरह आपके प्रश्न जाएंगे, कितने प्रश्न होंगे, प्रश्न संख्या हो जाएगी, ठीक है। फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और इधर विद्यार्थी उत्तर देंगे। पहला है प्रश्न, देखो प्रश्न की लोग किसका उत्तर मिला, पृथ्वी। पृथ्वी से अगला प्रश्न हम तैयार कर लिया, पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी पर नीला रंग किसका, किसको दर्शाता है, महासागर को। फिर महासागर से हमने प्रश्न बना लिया, महासागरों की संख्या कितनी है, 5 महासागर, 5 महासागरों को फिर उत्तर आया, उसी से हमने प्रश्न बना दिया 5 महासागर, 5 महासागरों में सबसे बड़ा कौन सा है, फिर हम उत्तर आया प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में होने वाले कौन से प्रभाव से भारतीय मानसून को हानि होती है। तो बच्चे अगर जवाब नहीं दे पाए तो समस्यात्मक प्रश्न हो गया, या फिर कई बार संभावित उत्तर भी बच्चे दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी तो हमने दे रखी है पूर्व ज्ञान के अंदर, ठीक है। पूर्व ज्ञान उनको है, या फिर निरुत्तर भी हम इसको लिख सकते हैं। देखो इसमें आपको जितने वाले हमेशा ध्यान रखना है, इसका उत्तर, इसका प्रश्न, इसका उत्तर, इसका प्रश्न, ऐसा बना के चलना। इससे क्या होता है कि आपको एक ही प्रश्न याद करना होगा और बाकी उत्तर से आप प्रश्न बनाते जाओगे, विद्यार्थियों को क्या लगेगा कि गुरुजी हमारे प्रश्न जो उत्तर से एक प्रश्न बनाते जा रहे हैं, ये क्या बात है, तो उनमें क्या होगी, रुचि जागृत हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको उद्देश्य कथन करना है, या फिर जिसको पाठ्यक्रम सूचन कहते हैं। अच्छा तो, ठीक है, अच्छा तो आपको बोलना है, ये वाला शब्द कंपल्सरी। अच्छा तो विद्यार्थी प्रशांत महासागर में होने वाले अल नीनो प्रभाव से भारतीय मानसून को हानि होती है, ठीक है। कौन सा प्रभाव है, अल नीनो। आपने इसका उत्तर दे दिया इस प्रश्न का, उसी का आज हम यहाँ पे तुम नहीं, आज हम यानी विद्यार्थी और आप दोनों क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे हम, और जो अच्छा है उनका जो प्रयोग आपको कंपल्सरी करना है, किसमें, उद्देश्य कथन, ठीक है, ठीक है। उद्देश्य कथन के बाद हम जो पाठ का प्रस्तुतिकरण है उसके ऊपर आते हैं, ठीक है, जो आप क्लास में पढ़ा होगा, यानी वो आपने उद्देश्य कथन बोल दिया। उद्देश्य कथन के बाद ये जो प्रस्तुतिकरण है, जिसको क्या बोलते हैं, पाठ का विकास भी बोलते हैं। इधर तो आपकी क्रम संख्या है, कितने क्रम है, यानी जो शिक्षण बिंदु है उनके क्रम जाएंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4 या 5, ठीक है। यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य यानी क्या लिया आपने, शिक्षण उद्देश्य क्या लिया है, और वो जो आपकी इच्छा है वो आप यहाँ पे उद्देश्य लोगे, क्योंकि जो आपने शिक्षण उद्देश्य बनाए हैं उनके अनुसार ही यहाँ पर आपको लेना है। फिर है अध्ययन अध्यापन संस्कृतियाँ, यानी यहाँ पे छात्र अध्यापक की जो क्रियाएं हैं वो आएगी, और छात्र क्रियाएं, छात्र अध्यापक जो कथन है उसके अंदर विकासात्मक प्रश्न, यानी जो पाठ का विकास करते हैं वो प्रश्न कम से कम 4 बनाने, ठीक है, ज्यादा ज्यादा 5-6 बनाओ। फिर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है वो भी यहाँ पे लिखना है, जितना आप स्टेटमेंट दो क्लास में वो यहाँ पे देना है। फिर छात्र क्रिया में, यानी जो विकासात्मक प्रश्न आपने किए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, उसके उत्तर, ठीक है। और यहाँ पे श्यामपट सार है, यानी जो छात्राध्यापक कथन है उसका एक छोटा सा आपको श्यामपट सार के रूप में लिखना है। अगर आप कॉपी में लगा रहे हो तो कॉपी के अंदर इसको किस में लिखना होगा, आपको जो ब्लैक जो चार्ट शीट आती है उसके ऊपर आपको ग्लिटर पेन आता है, ठीक है, आधा क्या आएगा वो लेना, और उससे आप इसको बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने लिख दिया, फिर यहाँ पे छात्र क्रिया है, छात्र अध्यापक कथन के आगे आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं जो श्यामपट सार है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट सार उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। जो आप पढ़ा रहे हो क्लास के अंदर जो शिक्षण बिंदु है आपका वो यहाँ पे है, आपने कथन के रूप में दे रहे हो। ये जो छात्र अध्यापक का जो कथन है उसी का जो विकास करना है, तो जो विकासात्मक प्रश्न होंगे इसी से संबंधित होंगे, यानी ऐसे नहीं कि आप दूसरे जो पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित ला रहे हो। यहाँ पे जो विकासात्मक प्रश्न होंगे उससे संबंधित होंगे प्लस पूर्व ज्ञान से होंगे। एक तो आपका जो शिक्षण बिंदु है, बिंदु प्लस और आपका पूर्व ज्ञान बच्चों का, ये दो चीज है। प्रस्तावना प्रश्न केवल जो पूर्व ज्ञान था वही ले रहे थे, ठीक है, और शिक्षण में जो प्रकरण है उसके ऊपर आ रहे थे। यहाँ पे आपका जो शिक्षण बिंदु है, ठीक है, ये वाला, इसी को आप पढ़ाओगे, उसका विकास करना है तो उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए लाना है। जैसे देखो दक्षिण अयनांत वर्ष के किस महीने में आता है, दिसंबर में, ठीक है।
फिर 25 दिसंबर को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? क्रिसमस। क्रिसमस के आसपास प्रशांत महासागर में कौन सा प्रभाव दिखाई देता है या दिखता है? अल नीनो प्रभाव। अल नीनो का अर्थ क्या है? अब इसका अर्थ बच्चे या दे पाएंगे तो या तो उत्तर की संभावना होगी या फिर सही समस्या का प्रश्न हो जाएगा। फिर आप इसका उत्तर दोगे कैसे? अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ छोटा बच्चा है। अर्थ पूछा तो अर्थ का क्या हुआ? अर्थ क्या हो गया? छोटा बच्चा। किसका? अल नीनो का अर्थ क्या हो गया? छोटा बच्चा हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप उत्तर दिया। फिर पेरू के मछुआरों ने इसका नाम बालक ईसा के नाम पे रखा क्योंकि यह प्रभाव सामान्यतः किसके क्रिसमस के आसपास अनुभव किया। यानी यहाँ पे आपने जवाब दिया क्रिसमस, यहाँ पे क्या आ गया? क्रिसमस, वही दिसंबर आ गया। ठीक है, क्योंकि क्रिसमस कब आता है? दिसंबर में आता है। तो फिर अल नीनो प्रभाव के बारे में बच्चे बिल्कुल अपने जो पूर्व ज्ञान है उससे वो जोड़ते हुए वो शिक्षण बिंदु पर आ जाए। ठीक है, इससे बच्चों को याद हो जाएगा। और जो चार्ट अगर आप कॉपी के अंदर लगा रहे हो डेली लेसन प्लान की तो उसके अंदर ये चार्ट तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपका जो शिक्षण बिंदु है इधर वाले हिस्से में। और अगर आप फाइनल लेसन की डायरी बना रहे हो तो फाइनल लेसन की डायरी में इधर वाली जो लाइन वाली जो शीट है उसके ऊपर नहीं आएगा, ये वाला जो चार्ट है बिल्कुल जो दूसरी जो कॉपी जैसे ये कॉपी है आपकी। ठीक है, इधर तो आपने लेसन प्लान बना दिया, यहाँ पर आपका क्या बनेगा? ये चार्ट बनेगा और ब्लैक बोर्ड तो आपको वहीं उसी तरह बनेगा। ठीक है, जो दूसरा शिक्षण बिंदु है उसके ऊपर आते हैं, देखिए वो है अल नीनो की विशेषता। इसमें देखो हमने क्वेश्चन और अभी ले ली, क्या है? शिक्षण कौशल और भी हम ले सकते हैं। ठीक है, कम से कम 2 लेने हैं, ज्यादा आप जितने चाहे उतने ले सकते हैं। फिर है विकासात्मक प्रश्न। ठीक है, वही विकासात्मक प्रश्न हमने किए हैं पाठ के विकास के लिए। देखो शीत ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म ऋतु। फिर ग्रीष्म ऋतु यानी जिगजैग जो है जो तरीका है हमारा वही रखा है हमने, यानी प्रश्न का जो उत्तर आया वही अगले प्रश्न का पहला शब्द बन रहा है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु उत्तर आया, विद्यार्थियों ने उत्तर दिया छात्र के रूप में। ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु। फिर वर्षा के बादल, ठीक है, किस प्रभाव से प्रभावित होते हैं? अल नीनो प्रभाव से। बच्चों को पता है पूर्व ज्ञान इतना अल नीनो की क्या विशेषताएं हैं? अब ये बच्चे नहीं जो बता पाएंगे। देखो फिर है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है वो कथन करेंगे, उनको व्याख्या करेंगे। ठीक है, व्याख्या करेंगे अल नीनो की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं? देखो विश्वव्यापी मौसम पद्धतियों के विनाशकारी व्यवधानों के लिए क्या है? जिम्मेदार है। ठीक है, यानी जितने भी विनाशकारी काम होंगे वो सब क्या है? अल नीनो के प्रभाव से होते हैं। एक बार शुरू होने के बाद यह प्रक्रिया कई सप्ताह या महीना चलती है, लगातार ये चलती रहती है। फिर है ये 10 वर्ष में कितनी बार? 2 बार या 3 बार आता है, यानी कम से कम 2 बार तो ये तहस करके जाएगा 10 वर्ष में। यह हवाओं की दिशाओं को बदलने, कमजोर पड़ने, समुद्र सतह जल ताप बढ़ाने में भूमिका निभाता है। यानी गर्मी हो जाती है, यानी जो हवा है उसकी ताकत है वो या तो कम होगी या बढ़ जाएगी। ठीक है, या उसकी दिशा ही बदल जाएगी, या फिर जो समुद्री जल है उसका जो ताप है टेम्परेचर वो बढ़ा देता है। ये ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में कम और कम में ज्यादा वर्षा करता है। इसके उल्टा प्रभाव पड़ता है, जहाँ पे रेगुलर बारिश हो रही है ठीक है वहाँ तो बारिश नहीं करता, और जहाँ पे जब बारिश नहीं हो रही वहाँ जाके बारिश कर देता है। इससे भारत में काफी नुकसान भी होता है खेती के लिए, और वो आगे हम उसके बारे में अगले सेशन में पढ़ेंगे। फिर अल नीनो की जो विशेषताएं हैं हमने यहाँ पे श्याम प्रसाद के रूप में लिखी। छात्र यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, फिर वही ये जो अल नीनो की जो विशेषता है आप चार्ट रूप में या फिर कोई चित्र रूप के अंदर भी आप इसको दर्शा सकते हो कॉपी के अंदर। ठीक है, और वही बात अगर आपकी फाइनलाइजेशन है तो फाइनलाइजेशन में ये जो इधर ये सामने ये सब बन गया, इधर जो व्हाइट पेज है इसके ऊपर आपको ये बनाना है। ठीक है, तीसरा जो शिक्षण बिंदु है उसके ऊपर आते हैं। देखिए पर अल नीनो प्रभाव, इसका जो विकास है शिक्षण बिंदु का हम विकास प्रश्न से करेंगे। 4 विकास प्रश्न लिए। मिट्टी की टेलियां कांटेदार पौधे कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में पाए जाते हैं। बच्चे उत्तर देंगे। फिर भारत का रेगिस्तान कौन से राज्य में? राजस्थान राज्य में। राजस्थान किस देश में स्थित है? भारत में। ठीक है, भारत पर अल नीनो का क्या प्रभाव होता है? ठीक है, बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप इसकी व्याख्या करेंगे छात्र अध्यापक खतन या छात्र अध्यापिका खतन से।
अल नीनो पर भारत का प्रभाव। तो आपने मॉडल जो लिया है उसका भी आप उपयोग कर सकते हो उसको समझाने के लिए। दक्षिण पश्चिम मानसून पर ज्यादा असर होता है, ठीक है, दक्षिण में पश्चिम दिशा में, ठीक है। मानसून में कमी के कारण सूखेगा, खतरा सबसे ज्यादा होता है, सूखा हो जाता है पूरा देश, कुछ भी नहीं रहता, फसलें सूख जाती है, पेयजल की कमी हो जाती है, वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है, ठीक है, जो मार्केट में आप वो पर चला जाता है। जब बच्चे हैं वो क्या है, इस व्याख्या को आप जो व्याख्या देंगे छात्र अध्यापक कथन करेंगे उसको सुनेंगे ध्यानपूर्वक और शामपट सार है उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। इधर है भारत का अल नीनो जो प्रभाव है उसका जो शामपट सार है हम थोड़ा बहुत इसमें लिख के बताएं। ये तो हुई कॉपी की बात। फिर है अगर आप फाइनलाइजिंग जो डायरी बनाएंगे उसमें बोली पहले वाली बात है, ये आपकी सारणी बनी है, ये इधर आपका जो ये वाला जो चार्ट है यहाँ पे लगाना है कॉपी के अंदर व्हाइट पेज पे, ठीक है। तीनों जो शिक्षण बिंदु है उनको पढ़ाने के बाद अब हम चलते हैं जो मूल्यांकन की तरफ है, जिसको पुनरावृत्त प्रश्न भी बोलते हैं। जो विद्यार्थियों को आपने पढ़ा दिया तो उसके बाद आप उनसे मूल्यांकन के प्रश्न वो करेंगे। इसमें पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा रिक्त स्थान भरने वाला, तीसरा है अतिव्यंग्यात्मक और चौथा है व्यंग्यात्मक प्रश्न, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखो आपको ये करना है या तो बच्चों को अपने स्थान पर खड़े होकर उनसे आपको प्रश्न करने हैं, जैसे या तो डब्ल्यू शेप में करना है या एल शेप में, ठीक है। यानी जो बच्चे हैं अगर यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, ठीक है, उनकी जो क्लास है ऐसे बैठी है तो ऐसे या फिर एल शेप में, ठीक है। या फिर आप सामने बुलाकर भी आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं, उनका जो जवाब है बच्चा खुद आके चौक से ताकि बता दें। जैसे अल नीनो का अर्थ क्या है, बच्चा आया उसने चौक उठाया और इस पे टिक लगा दिया या फिर उसी के स्थान पर खड़े करके वहीं से पूछ लिया, तो अल नीनो का अर्थ क्या हो गया, छोटा बच्चा। फिर अल नीनो किसके नाम पर रखा गया है, इनमें कौन सा उत्तर है, फिर बालक के साथ। ऐसे बच्चों से ही क्या है आपको प्रश्न करवाने, आपको प्रश्न पूछने को बच्चे आके उत्तर देंगे या फिर उनको अपने स्थान पर खड़े करके ही आप उत्तर करवा सकते हो। फिर अल नीनो 10 साल में खालिस्तान बार आता है तो 2 या 3 बार, फिर उसको अल नीनो प्रभाव ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में करता है, कम वर्षा। ऐसे आपको ही क्या है बच्चों को सामने बुला के या अपने स्थान पर खड़े मूल्यांकन प्रश्न करवाते हैं। फिर अतिव्यंग्यात्मक प्रश्न है, भारत में सूखे का कारण क्या है, वस्तु की कीमत किसके कारण बढ़ती है, ये सब प्रश्न आपको बच्चों से पूछने हैं। अतिव्यंग्यात्मक प्रश्न अल नीनो की प्रमुख विशेषता क्या है। फिर नियत कार्य अपने क्लास में आपने पढ़ा दिया, उसके बाद आप क्या बताओगे बच्चों को कि घर पे आपको क्या करके लाना है, तो भारत पर अल नीनो प्रभाव को विस्तारपूर्वक समझें। ये क्या हो जाएगा बच्चों का गृह कार्य नियत कार्य हो जाएगा, ठीक है। ये जो मूल्यांकन प्रश्न है इनको आपको रोलर मोड मिला है ब्लैक रंग का, ठीक है, उसके ऊपर आपको इसको लिख के लाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने गृह कार्य यानी ये जो लिखा पूरा मूल्यांकन प्रश्न नियत कार्य तक का पूरा कार्य आपको रोलर बोर्ड पे लिख के लाना होता है। इससे क्या होगा, ब्लैक बोर्ड में लिखोगे तो 5-6 मिनट खराब होगी, तो उससे आपका टाइम ज्यादा तुरंत ही आपने किसी कील पर इसको टांगा और आपने मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से करवा लिया, ठीक है। मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हम आते हैं पर्यवेक्षण प्रश्न, यानी ये जो पेज होता है इसके ऊपर जो आपके जो अध्यापक है, कक्षा अध्यापक है या फिर जो अगर फाइनल लेसन में बाहर से जो एक्सटर्नल आते हैं वो क्या करते हैं, इसके ऊपर आपको आपकी जो कमियां हैं, कुछ जो अच्छाइयां हैं आपकी, वो आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रम संख्या, दिनांक, कक्षा, विषय, अध्यापक जो विषय वस्तु का जो संक्षिप्त संकेत होता है और कक्षा या विषय अध्यापक के हस्ताक्षर पर टिप्पणी होती है, ठीक है। जो पर्यवेक्षण जो टिप्पणी होती है ये मुख्य होती है। आपको फाइनलाइजेशन लाना है तो आपको ये बंद लिखना होगा और ये तो आपके जो ऊपर वाले जो है वो डेली लेसन प्लान में होता ही है। तो पर्यवेक्षण जो टिप्पणी है उसके अंदर जो टीचर है वो आपको देखता है ज्यादातर हमेशा जो पहला जो कमी होती है तो आप जो परिचय बताते हो, ठीक है, क्लास के अंदर, ठीक है, उस क्लास के अंदर जो आप प्रकरण लिखते हो, प्रकरण में आप अगर प्रकरण जो भी लिखा है जैसे आपने अल नीनो पढ़ा था, ठीक है, अगर अल नीनो के नीचे आपने अंडरलाइन नहीं की तो सबसे पहले वो एक चीज लिखता है कि आपने प्रकरण को अंडरलाइन नहीं की। फिर आपका जो आत्मविश्वास है पढ़ाने का वो होना चाहिए। कक्षा जो गतिविधि है, कक्षा है आपके कंट्रोल में है नहीं, वो चीज भी देखता है अध्यापक। और सबसे मुख्य बात, अगर आप पढ़ा रहे हो कोई चीज दर्शा रहे हो तो जो पॉइंटर होता है, ठीक है, जैसे वैल्यू होती है वाई रंग की, ठीक है, उसका तीखा होता है, इसको पॉइंटर बोलते हैं। तो इसका उपयोग आपने किया है या नहीं किया है, इसका जो
विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, या कोई चीज़ अगर आप जो टीचिंग जो मॉडल है, टीचिंग एड है, उसको आप प्रयोग में ला रहे हो तो मॉडल से आप समझाएं या फिर व्याख्यान दे रहे हो, ठीक है, उसके बारे में आप हाथ में वो रखें। फिर वो चीज़ कुछ बारीक चीज़ें देखते हैं, जैसे आप डस्टर कैसे प्रयोग में ला रहे हो, डस्टर है वो आप ऊपर से नीचे लाओगे मिटाने के लिए, जैसे इसको ऊपर से नीचे लाना है। या फिर जब आप लेक्चर दे रहे हो तो आपके हाथ में न तो चौक होना चाहिए, नहीं डस्टर होना चाहिए, यानी दोनों ही चीज़ आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए, यानी आपका हाथ फ्री होना चाहिए। और जब अगर आपको किताब उठा के पढ़ा रहे हो तो उल्टे हाथ के अंदर आपके एक हाथ में किताब होनी चाहिए, किताब को आपको मोड़ के नहीं रखना, वो चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है। और ये सब चीज़ें उसमें वो नोटिस करता है। आपका जो वेशभूषा है उसको देखता है कि आपने जो वेशभूषा है अध्यापक के लिए बनाई है वो पहन रखी नहीं रखी, ठीक है, आपका आईडी कार्ड कॉलेज का है नहीं, सब कुछ वो जांच करता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हो। बस आपको ये रखना ही ध्यान, आपका जो आत्मविश्वास है, बोलने का जो तरीका है, और जो आपकी जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उस पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। आपको जो अलीनो प्रभाव अगर आपने पढ़ा रहे हो तो वो सब कुछ आपको कंटेस्ट होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए, तो ये आप उसको अच्छी तरह बच्चों को समझा पाओगे, ठीक है।